हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर सभी कोर्सेज की क्लासेस आप सबको प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी क्लास है वो BA प्रोग्राम की जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है उसमें हमारी आज 6 क्लास है और आज हम 4th यूनिट इलेक्ट्रॉन सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और मिक्स व्यवस्था इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, अभी आपको मैंने पीछे बताया कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पास द पोस्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और मिक्स व्यवस्था में। सो हम सबसे पहले फर्स्ट पास द पोस्ट पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। ये प्रणाली सबसे प्राचीन प्रणाली है, सबसे ज़्यादा पुरानी प्रणाली है और इस प्रणाली को ब्रिटेन में 13वीं शताब्दी में ही प्रचलित कर दिया गया था। अब 13वीं शताब्दी से आपको पता लग रहा होगा कि ये कितनी पुरानी है, कितनी ज़्यादा, क्योंकि प्राचीन वर्ड बहुत पुरानी चीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो जो राष्ट्रमंडल के देश हैं उसमें अमेरिका के मतदान की यही सर्वसामान्य प्रणाली थी। जो राष्ट्रमंडल के देश होते थे ना अमेरिका में, उसकी जो जो उसकी सर्वसामान्य प्रणाली थी ना, वो यही वाली प्रणाली थी, फर्स्ट पास द पोस्ट। ओके, सो जिस उम्मीदवार के सबसे अधिक मत प्राप्त होते थे वही चुन लिया जाता था। मतलब इस प्रणाली के अंतर्गत ये प्रणाली ये बात जाहिर करती है, ये बात बताती है। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली से संबंधित होते हैं और इस प्रणाली की आलोचना में 3 बातें कही गई हैं। इसकी जो आलोचना की गई है उसमें 3 बातें बोली गई हैं। सबसे पहली ये कि ये प्रणाली, इसके अंतर्गत सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित हो जाता है, भले ही निर्वाचक मंडल में काफ़ी बड़े समुदाय ने उसके विरुद्ध मत दिए हैं। जो इसके अंदर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार है वो निर्वाचित हो जाता है, भले से ही जो निर्वाचक मंडल है उसमें काफ़ी बड़े बड़े समुदायों ने उसके विरुद्ध में मत दिए हों। ओके, सेकंड है कि ये प्रणाली ब्रिटेन कई समान 2 दलीय परंपराओं के ही अनुकूल होती है, किंतु उससे दुर्बल और अल्पसंख्यक दलों का सफाया हो जाता है। ये प्रणाली जो है ब्रिटेन के कई समान जो 2 दलीय परंपराएं हैं, 2 दलीय व्यवस्था सुनी होगी आपने, वो उसके अनुकूल होती है और उससे दुर्बल और अल्पसंख्यक दलों को सफाया हो जाता है। थर्ड है, ये प्रणाली मतदाताओं के ऐसे समुदायों को प्राप्त प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाता है। मतलब ये जो प्रणाली है इसकी वजह से जो मतदाता हैं उनके जो ऐसे मतलब उनके समुदायों को सिर्फ प्रतिनिधित्व ही, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल पाता है। ओके, सो जो कुछ राजनीतिक विचारक हैं वो राजनेताओं ने ये सुझाव दिया था कि जिस दल की सम्मति से सरकार चलने वाली हो उसे कम से कम कुल मतदाताओं की बहुसंख्या और समर्थन को प्राप्त होना ही चाहिए। मतलब उन्होंने ये बोला कि जो सरकार से चलने वाली कम से कम जो मतदाताएं हैं उसको बहुमत के साथ समर्थन प्राप्त होना ही चाहिए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो निर्वाचन प्रणालियां हैं उसमें कई सुधार किए गए थे। बहुत सारे, मतलब उस प्राचीन टाइम की बात ही आपको मैं बता रही हूँ कि उस टाइम भी इन बातों को ध्यान में रखकर काफ़ी सारे सुधार किए गए और एक चुपचाप मतदान प्रणाली बनाई गई। उदाहरण के लिए अमेरिका में दलीय सम्मेलन द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने वाले जो उम्मीदवार के चुनाव में किया जाता है, सेम वही। ओके, जो एक तरीके से सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की जो विजय प्रणाली है, ये वाली फर्स्ट पास द पोस्ट, वो खुद ही सबसे बड़े दलों की एक अनुकूल और अल्पसंख्यक दलों के प्रतिकूल होती है। ओके, सो अनुयायिक प्रतिनिधित्व का जो सहारा लिए बिना ही इस प्रवृत्ति को दूर करके कुछ तरीके सुझाव दिए गए हैं। इन सारी प्रणालियों के प्रयोग के लिए बहुसंसदीय निर्वाचक क्षेत्र अपेक्षित होते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखो, इसका जो आरंभ है वो 19वीं शताब्दी में हुआ। ये बिल्कुल लाइन वाइज चली है, जैसे वो ये जो थी पीछे फर्स्ट पास द पोस्ट, ये प्राचीन समय की है और अब इसका जो आरंभ हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का। ओके,
सो 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इंग्लैंड और फ्रांस को छोड़कर अनेक यूरोपीय देशों ने इस प्रणाली को अपना लिया था। यूरोप देशों में जो इंग्लैंड और फ्रांस था ना, इन दोनों देशों ने छोड़कर बाकी सभी देशों ने इस प्रणाली को, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, इसको अपना लिया था। उदाहरण के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 23 जो दीर्घकालीन लोकतंत्रों में सभी लोकतंत्र को धक्का नहीं लगा था, जिनमें से 15 पुराने पश्चिमी यूरोप लोकतंत्र और अमेरिका, कनाडा, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल, ये सब शामिल थे। ओके, 23 में से जो 15 ने मुख्य रूप से इस अवधि में अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया था, वो एक था जापान, जिसने अर्ध अनुपातिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव करवाए थे, और शेष 7 देशों में ही साधारण बहुमत पद्धति जारी कर दी गई थी। ओके, तो जैसा कि इस प्रणाली के नाम से ही साफ जाहिर हो रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उद्देश्य साधारण बहुमत प्रणाली के उस दोष को दूर करना है, ये जो प्रणाली है अनुपातिक प्रणाली, इसका जो उद्देश्य है साधारण बहुमत प्रणाली के उस कमी को दूर करना है, जिसके कारण मतों की संख्या एवं सीटों की संख्या का तालमेल या अनुपात नहीं होता। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा मतों की संख्या और प्राप्त सीटों की संख्या में अधिक से अधिक वास्तविक अनुपात हो सकता है। मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा एक रियलिटी में जो अनुपात है उसका प्रोपोर्शनल है वो हो सकता है। ओके, जो व्यवहार इस प्रणाली से भी बहुत तरह के अनुपातिक प्रतिनिधित्व संभव नहीं हो पाता। साधारण बहुमत प्रणाली के जो उलट है, बिल्कुल उल्टा है, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। और जहाँ तक संभव हो सकता है विधायिका में विभिन्न दल लगभग उस अनुपात के स्थान पर कर सकें जिसे अनुपात में उस मत पर प्राप्त हो। ओके, सो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की 2 प्रमुख प्रणालियां हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और सेकंड है सूची प्रणाली। यह है जो फर्स्ट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड। देखो इसमें क्या है, मेनली मैं आपको इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए और आप एग्जाम के टाइम पे इसको बहुत अच्छे से लिख सको। ओके, जो अनुपातिक ये पद्धति प्रणाली की जो सबसे पहली ये प्रणाली है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड। इसको आप हेयर प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। हेयर प्रणाली के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि टॉमस हेयर एक फिलोसोफर थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा था। ओके, तो उन्होंने ये तर्क दिया थे कि पसंद और रुचि के अनुसार, एक इंटरेस्ट और जो तुम्हारी पसंद है उसके अनुसार मतदान की प्रणाली भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस पद्धति में जो मतपत्र है उस पर प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने 1, 2 या 3 लिखकर अपनी रुचि, जो उनका इंटरेस्ट है वो बता देते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं, चाहे प्रत्येक मतदाता, हर एक मतदाता एक ही मत का क्यों ना हो। ठीक है, वो अपने अपने जो उनके विचार हैं, उनके इंटरेस्ट है, उनकी जो खूबियां हैं, वो उसके सामने 1, 2, 3 लिखकर उसको अपने विचारों को प्रकट कर देते हैं, विचारों को बता देते हैं कि भैया ये बात है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। ये जो पद्धति है फर्स्ट वाली जो मैं आपको बता रही हूँ कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये अनेक सदस्य वाले निर्वाचित क्षेत्रों में ही लागू की जा सकती है। और इसका अर्थ हुआ कि एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 या अधिक सदस्य चुने जा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मतदाता का एक ही मत होता है, जिसे संबंध जो मतदाता है उसके पसंद के उम्मीदवारों को हस्तांतरित किए गए मतों को स्थानों की कुल संख्या 1 से विभाजित करके उसमें 1 में जोड़ा जाता है। जो मतलब मतदान के जो बाद कुल जो मत डाले जाते हैं उनमें एक में से, मतलब उन स्थानों पे से एक सीट को बांट दिया जाता है और उसमें से ही एक सीट को जोड़ा जाता है। ओके, सो इस प्रकार जहाँ तक संभव हो पाता है मतदाताओं की पसंद के अनुपात में उम्मीदवार विजय हो जाते हैं। सेकंड है सूची प्रणाली, इन्वेंटरी सिस्टम। देखो सूची प्रणाली अनुपातिक पद्धति की एक ऐसी प्रमुख पद्धति है, इसका उपयोग भी बहुसदस्यीय निर्वाचित क्षेत्रों में ही होता है। मतलब सेम ही है एक तरीके से, लेकिन इन्वेंटरी सिस्टम थोड़ा बहुत इससे अलग है। ओके, जितने सदस्य चुने जाते हैं वो प्रत्येक पार्टी उतने उम्मीदवारों की सूची मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। जो जितने सदस्य चुने जाते हैं, जैसे अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि वो चाहे एक ही मत के क्यों ना हो, इस वाले मेथड में मैंने आपको बताया कि चाहे तीनों उम्मीदवार एक ही पार्टी के क्यों ना हो, लेकिन वो 1, 2, 3, 4 लिखकर अपने जो उनके लिए जो विचार हैं, जो भी वो सोचते हैं, वो
को लिख देते हैं। तो इसमें सेम ऐसे ही होता है कि हर पार्टी में जितने उम्मीदवार होते हैं उतनी सूची मतदाताओं के सामने प्रस्तुत की जाती है, दे दी जाती है। अगर किसी क्षेत्र से 7 सदस्य का निर्वाचित होना है तो हर दल अपने 7 उम्मीदवारों की सूची के आधार पर तैयार करता है और पार्टी अपनी सूची उसका नाम सबसे ऊपर रखती है जिसको वह सबसे पहले स्थान पर चुनवाना चाहती है। मतलब जैसे सबसे पहले स्थान पर उसको जीतना है, ये करना चाहती है कि भैया यही जीतना चाहिए। ओके, जो मतदाता किसी न किसी सूची के पक्ष में मतदान करते हैं किसी उम्मीदवार के, जैसे जो मतदाता है किसी न किसी सूची के पक्ष में मतदान करते हैं, किसी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं करते। जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ये फर्स्ट वाली, उसके भांति सूची प्रणाली ये सेकंड वाली, इसमें प्रत्येक क्षेत्र में हर जगह में हर क्षेत्र में मतों की एक कोटा निर्धारित किया जाता है। किसी पार्टी की एक सूची के पक्ष में अगर प्राप्त मतों की संख्या उदाहरण के लिए मतलब कोटे के तीनों गुणों बराबर के हैं और उस सूची के ऊपर के 3 उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। ओके, तो कोटे के आधे से अधिक मतों को एक कोटा गिना जाता है और आधे से कम को छोड़ दिया जाता है। स्विट्जरलैंड में जो संसदीय चुनाव है उसके लिए पद्धति का किंचित परिवर्तन रूप में प्रयोग लाया जाता है और वह वहाँ पर जो प्रत्येक मतदाता हैं उनको सूचियों के अतिरिक्त एक खाली मतपत्र भी दिया जाता है और कोई मतदाता या तो किसी एक सूची के पक्ष में मतदान कर सकता है या फिर विभिन्न सूचियों में से नाम लेकर अपनी एक सूची बना सकता है। ओके, आई होप आपको ये सारा इतना समझ आ चुका होगा। अब जो है हमारी थर्ड है मिक्स सिस्टम, जो है मिश्रित व्यवस्था। देखो मिश्रित व्यवस्था में मेनली क्या पता लग रहा है आपको, मिक्स सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखो मिक्स सिस्टम एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं समाहित किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या, फ्रांस और यूएस। ओके, तो जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र अस्तित्व में मिलते हैं और आर्थिक विकास की दिशा में काम करते हैं वो होती है मिश्रित व्यवस्था, समाजवादी और पूंजीवादी। ओके, भारत के साथ साथ इन दोनों देशों ने भी समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण किया। किन्होंने ने, फ्रांस ने और यूएसए। ओके, इन देशों ने अपने आर्थिक विकास की मतलब आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें स्पीड बढ़ाने के लिए इस दृष्टिकोण को अपनाया। मिक्स सिस्टम इंडिया में कैसा है, भारत में मिश्रित व्यवस्था कैसी है। देखो इंडिया भी एक मिश्रित व्यवस्था वाला देश है, ये बात मैंने आपको अभी पीछे बताई है कि भारत के साथ साथ फ्रांस और यूएस ने भी इस व्यवस्था को अपनाया है। तो भारत ने पहले अपनाया था। भारत ने इस अर्थव्यवस्था की जो ये प्रणाली का दृष्टिकोण है स्वतंत्रता के बाद अपनाया, 1947-45 के बाद। ओके, सो देश में जो 1948 और 1956 का टाइम था, ये उस टाइम भारत में लागू की गई थी। उस टाइम जब ये भारत में लागू की गई थी 1948 और 56 का टाइम था और भारत ने मतलब ये देखा कि एक तरीके से पूंजीवाद और समाजवाद दोनों प्रणालियाँ जो हैं इसको अपना लिया जाए ताकि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी सब चीज़ें हैं उसमें डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि भारत आज़ादी के बाद से एक डेवलपिंग कंट्री है। ओके, तो इसके साथ साथ ही जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें उदारीकरण के साथ जो निजी क्षेत्र हैं उनके विस्तार और विकास के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब हम देखते हैं प्रॉफिट ऑफ मिक्स सिस्टम, मिश्रित व्यवस्था के लाभ क्या है। देखो सबसे पहला है निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसा वातावरण प्रदान करती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट देती है जिससे जो निजी क्षेत्र है लाभ प्राप्त कर सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। इससे देश में जो अवसर है उसको बढ़ोतरी मिलती है, आगे बहुत जाने का मौका मिलता है और देश आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है। सेकंड है आज़ादी, फ्रीडम। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये मिक्स सिस्टम, इसमें नागरिकों को आर्थिक और पेशेवर स्वतंत्रता होती है। जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित कर सकता है और अपने व्यवसाय के उत्पादन और उपभोग से संबंधित निर्णय ले सकता है। और थर्ड है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, कि मतलब सरकार जो महंगाई कम करने और आर्थिक उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने के लिए जो अलग अलग नीतियां बनाती है ना, ये उससे संबंधित उपाय है। ठीक है, ये नॉर्मली मैंने आपको ये समझा दिया। अब जो है ये आज की क्लास जो है हमारी यहीं ख़त्म होती है। हमने तीनों चीज़ें जो है हमारी क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट,
और उसके अलावा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और उसके अलावा है मिक्स सिस्टम। इन तीनों को आज बहुत अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया। आप इसके नोट्स कंप्लीट कर लो ताकि आपको एग्जाम में बहुत आसानी हो इसको लिखने में, पढ़ने में, समझने में। सो नेक्स्ट क्लास जो है हमारी 23 नवंबर मंडे को होगी और हमारा टॉपिक होगा पार्टी सिस्टम। हम इसमें पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे, 1 पार्टी, 2 पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो आप इस यूनिट के नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, या कोई भी सजेशन आपको देना हो तो आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।